शुरुआत होती है मूवी की और हम देखते हैं टोक्यो सिटी, जहां पर कुछ लोग अपने काम में जाने के लिए जल्दी में ट्रेन को पकड़ने में लगे हुए रहते हैं। वो सभी ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही वक्त में यहाँ पर क्या हो सकता है। वो सभी लोग हैरान उस वक्त हो जाते हैं जब सभी के मोबाइल में अर्थक्वेक का मैसेज आता है। ट्रेन यहाँ पर अपने गंतव्य की ओर बढ़ती हुई एक टनल से होकर गुजरती है, जहाँ एक वॉर्म होल होता है। वो ट्रेन उसमें एंटर कर जाती है। सभी यात्री यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं, वो लोग खुद को एक सुनसान से जंगल जैसी जगह पर पाते हैं। वहीं हम सैम को देखते हैं, जो कि फायर फाइटर होता है। वो सभी को इस कंडीशन में संभालने की कोशिश करता है। वहीं हमें नजर आती है यूमी, जो कि सैम को पहले से पहचानती थी। टोक्यो के उस वक्त के समय को जहाँ पर ये ट्रेन गायब हुई थी। सभी लोग वहाँ घबराए हुए थे कि चलते चलते ट्रेन के आखिर ये 2 डिब्बे कहाँ चले गए। फिर हमें यहाँ पर मालूम होता है कि यहाँ 2 डिब्बे गायब हुए हैं, लेकिन अभी हमने एक ही डिब्बे को देखा है। आखिर दूसरा डिब्बा कहाँ है, वो हमें मूवी में आगे मालूम चलेगा। उस टनल को गवर्नमेंट द्वारा जब चेक किया जाता है, तब उन्हें सामने से एक रोशनी नजर आती है। देन वो उसके पीछे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सैम और यूमी को भी देखते हैं, जो कि चेक करने के लिए उस टनल में जाते हैं। गवर्नमेंट जब रोशनी के पास पहुंचती है, तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि उनके डिपार्टमेंट के ही कुछ एम्प्लॉयज होते हैं। उसी वक्त सैम और यूमी भी टनल के दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं। जब ये चारों तरफ देखते हैं, तो उन्हें रेत के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता। देन ये वापस पहुंचकर सभी लोगों को ये सारा कुछ बताते हैं। सभी की प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि भला इस कंडीशन में यहाँ पर कैसे सरवाइव किया जाए। उसी बीच हमें रैनी नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि सभी पैसेंजर्स के बैग में छानबीन कर रही होती है। उसी दौरान उसे एक कैंची और एक लेटर मिलता है। ये सारा सामान हायाशिमा का होता है। उस लेटर को पढ़कर रैनी समझ जाती है कि हायाशिमा शायद ही कोई क्रिमिनल है। उसका ये सोचना होता है कि उसने हमें यहाँ पर फंसा लिया है ताकि वो गवर्नमेंट से पैसे ऐंठ सके। वो जाकर ये सारा कुछ सभी पैसेंजर्स को बता देती है। हायाशिमा यहाँ पर गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता। देन वो सभी से दूर रहने का फैसला करता है। वहीं एक लेडी होती है जिसके पास फ्रूट्स होते हैं, जो कि अपने खाने को सभी के साथ शेयर करने का फैसला करती है। उसी दौरान हम कटाना को देखते हैं, जो कि अपने बनाए हुए वीडियो को देख रहा होता है। उसमें नजर आता है कि रैनी चोरी छुपे सभी के बैग में छानबीन कर रही है, जिसकी सच्चाई जानकर सैम हायाशिमा को वापस बुलाने जाता है। देन मौके पर वो पहुंच जाता है और उसे खाई में गिरने से बचा लेता है। दरअसल हायाशिमा जो है वो एक हेयर ड्रेसर है, जो कि हेयर कटिंग का मास्टर है। वही हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि कुछ लोग सो रहे होते हैं और कुछ लोगों को टेंशन के कारण नींद ही नहीं आ रही होती। अगली सुबह हम देखते हैं सैम उनके साथ ही खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं हमें कुछ और पैसेंजर्स भी नजर आते हैं, जिन्हें दूर एक बड़ा टावर नजर आता है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो टावर जो है वो 2026 में पूरा होना था, जिसका काम अभी चालू था। क्योंकि जब ये ट्रेन गायब हुई उस वक्त 2023 का समय चल रहा था। वहीं एक बायोलॉजिस्ट होता है जिसको एक प्लांट मिला था, जो कि 30 सालों के बाद उगने के चांसेस थे, लेकिन वो इस वक्त पे था। वो समझ जाते हैं कि शायद हम कहीं फ्यूचर में तो नहीं आ गए, और फ्यूचर में क्या दुनिया की इतनी बुरी हालत होगी। रात में सैम और यूमी पॉलिथीन लगा रहे थे, जिससे कि ओस इकट्ठा कर पीने लायक पानी निकाल सकें। अगली सुबह वो बायोलॉजिस्ट बताता है कि आसपास जरूर कहीं न कहीं वाटरफॉल होगा, क्योंकि ये पौधा जो है वो वाटरफॉल के आसपास ही रहता है। सैम अपने साथियों को लेकर वाटरफॉल ढूंढने के लिए निकल जाता है। उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ पर ऊंचाई में वो वाटरफॉल था, जिसके लिए एक रस्सी का जुगाड़ करके वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ से देखता है तो उसे चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर नजर आता है। वो यहाँ पर सोचता है जहाँ कभी टोक्यो सिटी मौजूद होया करती थी, आज वहाँ सिर्फ एक समंदर है। ये बात जब सभी लोगों को मालूम चलती है, तो सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला है, जिससे कि सभी लोग और सारा कुछ खत्म हो जाएगा। वही रात का वक्त होता है जब तनाका के ऊपर कोई हमला करता है, तो वो सुबह ये बात सभी लोगों को बताता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। उसी दिन वहाँ होने वाली बारिश का सब लोग भरपूर फायदा उठाते हैं। अगली सुबह होती है और वो बायोलॉजिस्ट खूब सारे प्लांट और बेरीज कलेक्ट करता है, जिसे कि खाया जा सके। वहीं उसी बीच यूमी कुछ जहरीली बेरीज को खा लेती है और उसकी हालत काफी बिगड़ जाती है। देन किसी तरह से उसे बचा लिया जाता है। रात के वक्त सभी लोग मिलकर खाना ढूंढकर पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ जहरीली बेरीज भी होती हैं, जिसमें से सैम वो सोचता है कि हो ना हो कहीं न कहीं ये तनाका का काम है, क्योंकि उसे हमने अपने ग्रुप से अलग कर दिया। हायाशिमा उसे ढूंढने के लिए जाता है, पर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। बायोलॉजिस्ट मैप से बताता है कि हो ना हो वहाँ पर कहीं न कहीं कोई रिवर है।
जिससे कि उन्हें पानी और खाने का बढ़िया जुगाड़ हो जाएगा। उस रिवर को ढूंढने के लिए वो निकल जाते हैं। उसी बीच उन पर एक अनजान व्यक्ति हमला करता है। उनमें से एक होता है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बावजूद भी उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर होती जाती है। उसी बीच तनाका आकर बताता है कि एक सिक्योरिटी कंपनी का मैं एम्प्लॉय था। देन वो सभी मिलकर कुछ ऐसे ट्रैप्स बनाते हैं कि जिनमें से वहां पर कोई भी आए जो अनजान व्यक्ति हो वो वहां पर फंस सके। दूसरी ओर हियाशिमा रैनी के बालों की कटिंग कर रहा होता है। सैम और यूमी दोनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं। उसी बीच वहां पर उन्हें एक बच्चा नजर आता है जिसका पीछा करने लग जाते हैं वो दोनों। एक नदी के पास पहुंचकर वो सभी उसका इंतजार करने लगते हैं। उसी दौरान रात में वो बच्चा उन्हें आकर अपने साथियों के पास लेकर जाता है, जहां पर हम दूसरे डिब्बे के लोगों को देखते हैं। देन वहां पर उनका लीडर होता है युमोटो, जिसने वहां पर काफी फैसिलिटीज डेवलप कर ली थी। देन यहाँ पर वो आदमी आकर सैम से माफी मांगता है जिसने उन पर हमला किया था। युमोटो बताता है यहाँ पर एक बोट है जिसमें से मुझे एक रेडियो मिला था, जिस पर हमें पहले किसी भी तरह के सिग्नल्स नहीं मिलते थे, पर काफी मेहनत के बाद हमें सिग्नल मिलने लगे और कनाडा से हमें बताया गया कि 2060 का ये टाइम है, जो कि अर्थक्वेक था वो 2026 में आया था। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण सैटेलाइट का गिरना था, जिस वजह से सारी धरती खत्म हो गई और सभी लोग। वहीं सैम अगली सुबह लोगों के साथ तालाब में जाकर मछलियां पकड़ रहा था। बाकी सभी लोग अपनी सुविधाओं के लिए वहां पर चीजें क्रिएट करने में लगे हुए थे। वहीं वो बायोलॉजिस्ट होता है जिसके पास एक हरा रंग का पत्थर होता है। तनाका ये सब देखकर दूसरे ग्रुप वाले को बताने जाता है उस पत्थर के बारे में और बताता है कि वो लोग उससे वापस जा सकते हैं। वहीं हमें नजर आती है रैनी और यूमी जो कि किसी बात पर लड़ने लग जाती है। यूमी एक गड्ढे में गिर जाती है जिसमें पहले से ही एक इंसान की लाश उसे पड़ी हुई मिलती है। दोनों डर कर वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन उसी बीच कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। रैनी वहाँ से भाग जाती है पर यूमी उनके हत्थे चढ़ जाती है। रैनी सैम के पास पहुंचकर उसे सारा कुछ बताती है। जब सैम वहाँ पर यूमी को ढूंढने के लिए आता है तो यूमी उसे वहाँ पर नहीं मिलती। यूमी भागती हुई बोट के पास जा पहुँचती है। दूसरी ओर सैम और हायाशिमा युमोटो के आदमियों पर हमला करने का फैसला करते हैं। वो पहुंचकर उसे बताता है कि उनके साथियों ने ऐसा काम किया है। इसके लिए सैम और उसके साथियों से युमोटो माफी मांगता है, लेकिन इनके ठिकाने के पास जो लाश इन्हें मिली हुई होती है उसके बारे में वो उससे पूछता है, जिस पर युमोटो बताता है कि यहाँ पर जब मैं आया था एक आदमी था जो काफी गुस्सा किया करता था। वो किसी को भी समझने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन उसकी और मेरी हाथापाई हो गई, जिस वजह से मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ गया और वो जो लाश तुम्हें उधर मिली थी वो उसी व्यक्ति की थी। इसके बाद युमोटो अपनी बोट पर चला जाता है। देन यूमी भी वहीं पर मौजूद होती है। यूमी यहाँ पर सारा कुछ देख लेती है। जिस रेडियो को वो सभी से कनेक्ट करता है, दरअसल उस रेडियो की तार टूटी हुई रहती है, मतलब कि युमोटो यहाँ पर सभी का काट रहा होता है। युमोटो यूमी को वहाँ पर देख लेता है और उसे वहीं पर बांधकर वहाँ से चला जाता है। सैम और उसके साथी यहाँ पर नजर आते हैं जो कि हथियार को बनाकर रेडी रहते हैं। वो लोग अगले दिन युमोटो पर हमला करने का फैसला करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाजी उल्टी हो जाती है। देन उनके अटैक करने से पहले ही उन पर हमला हो जाता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और युमोटो सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं रुकता। जब वहाँ पर यूमी आती है देन सभी लोग शांत हो जाते हैं, जो कि युमोटो की सच्चाई सभी को बता देती है, जिस पर युमोटो काफी सफाई देता है। देन मनगढ़ंत बातें बताता है और अपनी वो एक डायरी छोड़कर वहां से चला जाता है। उस डायरी में अर्थ के डिस्ट्रॉय होने का एक राज छिपा हुआ होता है। वहीं हमें वो दो लोग नजर आते हैं जो कि दंगे के टाइम वहां से निकल गए थे। उन्हें टावर के पास वहां बहुत से हरे रंग के पत्थर नजर आते हैं जो कि उन्हें पहले मिले थे। वही सीन होता है शिफ्ट और हम देखते हैं 2023 में रे नाम के एक साइंटिस्ट को, जो ये मालूम कर लेता है कि टनल में उस टाइम पर वर्म होल हो गया था। दरअसल इसका कारण सुपरनोवा एक्सप्लोजन था। जब काफी टाइम का कोई तारा हो जाता है, वो खत्म होने वाला होता है, वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिस कारण स्टडी से मालूम चलता है कि 2030 का जो टाइम था वो 2060 के टाइम से वर्म होल द्वारा जुड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ एक पैसेंजर इस फेनोमा को बाकी सभी पैसेंजर्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तभी अचानक से यहाँ पर एक बड़ा तूफान आने लग जाता है और सभी वापस उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर चले जाते हैं। तूफान तेज था, तभी तनाका उस होल में जा रहा था। वो डिब्बे के इमरजेंसी गेट को खोल देता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक वर्म होल बना हुआ है जिसके अंदर हल्की सी चीज खींची हुई चली जा रही है।
देन यहाँ पर सभी लोग सोचा विचारी में रहते हैं और वो वर्म होल बंद हो जाता है। सीन होता है सिर्फ 2023 के समय को देखते हैं, जहाँ पर एक डिटेक्टिव होता है उसी जगह पर जहाँ छोटी छोटी चीजें वो वर्म होल खींच रहा था, उन्हीं चीजों के साथ एक डॉल वहाँ पर आ गिरती है जिसे तनाका ने बनाया हुआ था। डिटेक्टिव ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। 2060 के टाइम में ये सभी पैसेंजर समझ चुके थे कि बिजली और सोलोनाइट ऑब्जेक्ट से हम वापस से वर्म होल क्रिएट कर सकते हैं। बिजली के लिए वो लोग जमीन को खोदने लग जाते हैं क्योंकि जमीन के नीचे एक पावर स्टेशन था। देन उसके मिलने के बाद वो ट्रेन के डिब्बे के पास पहुंचते हैं, जहां डिब्बे के कोने में ये सोलोनाइट जैसा कुछ यूज करेंगे और बिजली के आते ही वहां पर एक वर्म होल क्रिएट होने लग जाता है। सभी वहां पर उस वर्म होल में जाने लगते हैं, जहां तनाका वहीं पर रुक जाता है। वो जाने से इनकार कर देता है। उस बॉम्ब होल के खुलते ही वो उस ट्रेन के डिब्बे को अपनी ओर खींच लेता है। जब ये लोग वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि वो दरअसल 2026 के टाइम में आ चुके हैं। ये बात ये सभी लोग जानते थे कि इस 2026 में ही ये अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये लोग यहाँ पर सभी को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम दरअसल फ्यूचर से आए हैं और इसी साल ये अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है, लेकिन उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। इनकी न्यूज काफी तेजी से वायरल होने लग गई थी। सरकार सभी की जांच करवाती है और हमें मालूम चलता है कि ये वही लोग हैं जो 2023 में ट्रेन के डिब्बे के साथ गायब हुए थे। कुछ लोगों को तो भरोसा था पर कुछ लोग इसे झूठ समझ रहे थे। अब हम वहीं पर साइंटिस्ट रे को देखते हैं, जिसे ये मालूम चलता है तो वो फौरन ही पैसेंजर से मिलने आता है। वहीं पर एक पैसेंजर भी हमें नजर आती है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी में काफी बड़ी पोस्ट में थी। वो सीधा डिफेंस मिनिस्टर से बात करती है और डिफेंस मिनिस्टर को ये सारा कुछ बताती है। वो डिफेंस मिनिस्टर बताती है तुम्हारी बात दरअसल हकीकत है, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद एक एस्टेरॉयड आकर हमारी इस अर्थ से टकराने वाला है जो कि सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। देन काफी लोग लगे हुए हैं कि एक ऐसा मिसाइल बना ले जिससे कि उस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन को बदला जा सके, जिसकी जानकारी वो सभी साथियों को दे देती है, जिससे सभी संतुष्ट हो जाते हैं। फिर वही हम उसी दिन का टाइम देखते हैं जहां पर वो एस्टेरॉयड आकर अर्थ से टकरा कर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देने वाला था। सभी लोग यहां पर एक साथ मौजूद होते हैं। ये जानकारी सभी लोगों को काफी खुश कर देती है कि दरअसल सरकार का मिशन सक्सेसफुल रहा और उस एस्टेरॉयड के टकराने से हमारी ये अर्थ सेव हो चुकी है। सारा देश यहाँ पर सुरक्षित है और साथ ही साथ ये सारी दुनिया। देन यहीं पर होती है इस मूवी की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग।